यूपीपी कांस्टेबल 2023-24 23 में वैकेंसी निकली, स्टार्ट हुए फॉर्म, लेकिन इसको हम 23-24 कहेंगे। इसलिए कहेंगे कि ये 24 में ही एग्जाम होना संभावित है। तो हिंदी जो होती है यूपीपी के पेपर में कैसी आती है, कैसे प्रश्न आते हैं, और इसी प्रकार के प्रश्न इस बार आने हैं जैसे आज हम दिखाने जा रहे हैं, आपको पढ़ाने जा रहे हैं। एक तो पैसेज आएगा, पैसेज मतलब एक गद्यांश आएगा। उस गद्यांश को आपको पढ़ करके उसके नीचे दिए गए लगभग 4 से 5 प्रश्न या 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। यहां पर कविता भी दे सकते हैं वो लोग, और यहां पर गद्यांश अधिकांश उम्मीद है, लेकिन कविता भी कभी कभी किन्हीं केसेस में पद्यांश भी दिया जाता है। तो इन्हें पढ़ करके आपको समझ करके इसका उत्तर देना होता है। तो आज की इस क्लास में हम आपको बस इतना ही बताएंगे कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसी पैटर्न पर, इसी पर सब कुछ बेस होगा जो हम आज आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़े ध्यानपूर्वक एक बार सभी मित्रों में यह वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि यह भर्ती चूकनी नहीं चाहिए आपके हाथ से। आप अगले पुलिस आरक्षी बने, ये हमारी मंगल कामनाएं आपके साथ हैं, शुभकामनाएं। और चलिए हल करते हैं 1 से 5 प्रश्नों के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़ करके आपको क्या देना है, उत्तर देना है। ठीक है, तो निम्नलिखित अनुच्छेद को आपको पढ़ना है और 1 से 5 प्रश्नों के लिए इस अनुच्छेद को पढ़ करके उत्तर देना होगा आपको। ठीक है, चलिए थोड़ा सा सेव कर लेते ताकि यह जाए ना कहीं पे। तो आपको 1 से 5 प्रश्न यहां पर इस गद्यांश पर आधारित दिए गए जाएंगे। तो सबसे पहले हमें इस गद्यांश को हल कैसे करना है उस ट्रिक को देखते हुए हम काम करेंगे। हर एक लाइन को आपको पढ़ते जाना है और उस लाइन को पढ़ते पढ़ते आपको उसी से प्रश्नों को बना लेना है। चलिए यहां से शुरू होता है। हमारे यहां के विद्वान पुनर्जागरण पर ही इतना अधिक ध्यान देते हैं कि यदि हम उसे पढ़ें तो अतीत के विषय में जानने की हमारी लालसा और बढ़ जाती है। तो हमारी लालसा क्यों बढ़ जाती है, यह प्रश्न यहां से बन गया, अतीत के विषय में जानने की। देखिए हर लाइन को पढ़ते जाइए, वहां से प्रश्न बनाते जाइए, कभी भी गद्यांश के प्रश्नोत्तर गलत नहीं होंगे, यह मेरा दावा है। तो हमारे यहां विद्वान पुनर्जागरण पर ही इतना अधिक ध्यान देते हैं कि यदि हम उसे पढ़ें तो अतीत के विषय में जानने की हमारी लालसा और बढ़ जाती है। कि अगर पुनर्जागरण को हम पढ़ें तो क्या बढ़ जाती है, जानने की लालसा अतीत यानी कि भूतकाल के विषय में। हमें यह अनुभव कराया गया कि संपूर्ण भारत रामकृष्ण, विवेकानंद और दयानंद जैसे महापुरुषों की मंडली है। तो हमें क्या अनुभव कराया गया कि भारत रामकृष्ण, विवेकानंद, दयानंद जैसे महापुरुषों की एक मंडली, एक समूह है। हमें यह भी अनुभव कराया गया, क्या हमें और क्या अनुभव कराया गया, यहां से भी प्रश्न बन रहा कि औरतों की दशा बहुत अच्छी थी। ठीक है, औरतों की दशा बहुत अच्छी थी और वे जातीयता को प्राणघातक मान लिया गया था। इसके अलावा औरतों की दशा बहुत अच्छी थी और जातीयता को प्राणघातक मान लिया गया था, और इसके अलावा कुछ दूसरी चीजें भी उस दौरान घटित हुई। क्या क्या घटित हुई जिसके बारे में हम बात नहीं करते। एक हिंदी भाषी प्रांत में दयानंद का जूतों की माला से स्वागत किया गया। अब किसका जूतों की माला से स्वागत किया गया, तो दयानंद का। जब आर्य समाज और ब्रह्म समाज मौजूद था, उसी प्रकार सनातन धर्म सभा और भारत धर्म सभा भी स्थापित हुआ। जैसे आर्य समाज और ब्रह्म समाज मौजूद था, उसी तरह सनातन धर्म सभा और भारत धर्म सभा भी स्थापित हुआ। कैसे स्थापित हुआ, जैसे आर्य समाज और ब्रह्म समाज मौजूद था। दयानंद शास्त्रार्थ में हरा दिए गए। कट्टरपंथी और रूढ़िवादी लोगों ने नए विचारों का विरोध किया। किसने नए विचारों का विरोध किया, तो कट्टरपंथी और रूढ़िवादी लोगों ने। बाद में ब्रह्म समाज भी अत्यधिक पुरातन पंथी हो गया। राजा राममोहन राय के बारे में कहा जाता है कि जब वे मृत्युशैया पर थे, तो कौन मृत्युशैया पर थे, राजा राममोहन राय। जब मृत्युशैया पर थे तो उन्हें भागीरथी के तट पर लाया गया।
उनके चारों तरफ खड़े लोगों ने उनसे पूछा कि वे लोग उनके लिए क्या कर सकते हैं। मतलब जब भागीरथी तट पर मृत्युशैया पर पड़े थे राजा राम मोहन राय, तो उनके चारों तरफ खड़े थे कौन लोग खड़े थे। अब उन्होंने उनसे उनसे पूछा कि वे लोग उनके लिए क्या कर सकते हैं, यानी राजा राम मोहन राय से पूछा उन खड़े लोगों ने कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने पूरे शरीर पर राधा कृष्ण लिखने को कहा कि मेरे पूरे शरीर पर राधा कृष्ण लिख दो। जिन लोगों ने धार्मिक सुधार के लिए विद्रोह किया वे अत्यधिक पुरातन पंथी निकले। आंदोलन तो अब यहां से एक प्रश्न बन गया, कौन पुरातन पंथी निकले? जिन लोगों ने धार्मिक सुधार के लिए विद्रोह किया। आंदोलन के अंतिम दिनों में ब्रह्म समाज के अनुयायी हठधर्मी हो गए थे। क्या हो गए थे? हठधर्मी हो गए थे। बाद में बहुत सारे ब्रह्म समाजी कम्युनिस्ट और मार्क्सवादी हो गए थे। तो आंदोलन के अंतिम दिनों में ब्रह्म समाज के अनुयायी कैसे हो गए थे? हठधर्मी हो गए थे। और ब्रह्म समाजी कम्युनिस्ट और मार्क्सवादी भी हो गए थे, बहुत सारे। अब यहां से बनता है प्रश्न, अतीत के विषय में जानने की लालसा कब और बढ़ जाती? तो पहली लाइन में जब हमने आपको पढ़कर सुनाया था कि जब हम किसी विद्वानों के पुनर्जागरण के विषय में पढ़ते हैं, यहां लिखा है, तो हमारी लालसा और बढ़ जाती। यहां पर लालसा देखिए लिखा है, तो हमारी लालसा और बढ़ जाती है। तो हमारा उत्तर यहां पर हो जाएगा, बिना देखे आप लंबा वाला ऑप्शन देखिए कि भारतीय विद्वानों के पुनर्जागरण संबंधी विचारों को पढ़कर हमारी लालसा बढ़ जाती है। राइट आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न है, जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया? तो गद्यांश पढ़ते पढ़ते हमने और आपने दोनों लोगों ने जाना कि दयानंद सरस्वती का जूतों की माला से स्वागत किया गया। तीसरा प्रश्न देखो कितना आसान हो गया। तीसरा प्रश्न देखिए, बाद में कौन सी संस्था अत्यधिक पुरातन पंथी हो गई है? देखिए, कोई भी एग्जाम देने से पहले उसके पैटर्न और उसके पुराने पेपर्स को, पुराने प्रश्नों को देखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसी पैटर्न और उसी पुराने पेपर्स को उठा करके अन्य एग्जामिनर लोग पेपर को तैयार करते हैं। ब्लूप्रिंट वही रहता है, इसलिए पुराने पेपर्स को, पुरानी चीजों को हमें बाकायदा बखूबी समझना है, क्योंकि परीक्षा वही लोग पास होते हैं जो लोग एग्जामिनेशन में पेपर बनने की स्ट्रेटेजी को जान जाते हैं, पेपर बनने के ब्लूप्रिंट को समझ जाते हैं। बाकी ये समंदर होता है, एक साहित्य, एक व्याकरण, एक हिंदी, कोई भी भाषा ले लीजिए, वो एक समुद्र की तरह है। आप उसमें डूबते उतराते रहेंगे और बाद में चुल्लू भर भी नहीं मिलेगा, जब तक हम किसी चीज को बखूबी, किन्हीं प्रश्नों के लेवल को नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए आज की इस क्लास में बस प्रश्नों के लेवल को समझना हमें, ठीक। इसके बाद तो हम आपके लिए हैं संपूर्ण क्लासेस के साथ, निःशुल्क क्लासेस रहेंगी, कभी भी कोई भी पेमेंट की बात नहीं की जाएगी। भारत में बाद में कौन सी संस्था अत्यधिक पुरातन पंथी हो गई? सनातन धर्म सभा, रामकृष्ण परमहंस मिशन, ब्रह्म समाज या भारत धर्म सभा? अब यहां पर पुरातन पंथी हो गई तो आप फिर से गद्यांश को टटोल सकते हैं, ठीक है। पुरातन पंथी की बात करेंगे, ठीक है। तो जिन लोगों ने धार्मिक सुधार के लिए विद्रोह किया वे अत्यधिक पुरातन पंथी निकले। अब आंदोलन के अंतिम दिनों में ब्रह्म समाज के अनुयायी हठधर्मी हो गए थे, तो पुरातन पंथी कौन निकले? इसमें समझ में आ रहा आपको पुरातन पंथी कौन निकले? तो यहां पर जो सही जवाब होगा क्या हो जाएगा समझिए। तीसरा प्रश्न है ना, हाँ पुरातन तीसरा प्रश्न है। तो हाँ, ब्रह्म समाज के अनुयायी, ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही होगा। कैसे? ब्रह्म समाज के जो अनुयायी थे वो पुरातन पंथी हो गए, और वो संस्था जो है ब्रह्म समाज भी कैसी हो गई? बाद में पुरातन पंथी हो गई। तो यहां पर यही तो लिखा गया है, अत्यधिक पुरातन पंथी हो गई, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये चौथा प्रश्न कह रहा है, ब्रह्म समाज के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। बाद में बहुत सारे ब्रह्म समाजी मार्क्सवादी हो गए, ठीक है। कैसे हो गए? मार्क्सवादी हो गए। तो हमने अभी ऊपर से पढ़ा कि कैसे हो गए, कम्युनिस्ट हो गए, मार्क्सवादी हो गए, बिल्कुल सही बात है, हो गए। तो ये वाला जो है आपका कथन सत्य है, बिल्कुल हो गए। तो पहला सत्य निकला। ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, तो क्या ये सही है? बताइए, की थी? नहीं की थी, नहीं की थी।
तो यही असत्य है, यही जो है बी वाला ऑप्शन आपका असत्य है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। बाद में ब्रह्म समाज में भी अत्यधिक पुरातन पंथी हो गया, बिल्कुल सही है। अंतिम दिनों में ब्रह्म समाज के अनुयायी हठधर्मी हो गए, ये भी सही है। पूरे गद्यांश में आपको ये सारी बातें मिलेंगी, लेकिन जो ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं वो दयानंद सरस्वती नहीं बल्कि राजा राममोहन राय हैं, इसीलिए आपका ऑप्शन यहां पर बी सही होगा। ठीक है, अब आता है पांचवा प्रश्न, और ये अंतिम प्रश्न है आपके गद्यांश का। 5 प्रश्न पूछे गए हैं यहां पर। निम्न में से कौन सा विद्वान शास्त्रार्थ में हरा दिया गया? विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, राममोहन राय या फिर दयानंद सरस्वती? शास्त्रार्थ में कौन हराए गए थे? तो दयानंद सरस्वती जी शास्त्रार्थ में हारे थे। अब ऊपर आपने गद्यांश में पढ़ा भी है कि दयानंद सरस्वती शास्त्रार्थ में पराजित हो गए थे और जूतों की माला उनको पहनाई गई थी। ठीक है, हां, यहां पर देखो जूतों की माला पहनाई गई थी और दयानंद शास्त्रार्थ में यहां पर हरा दिए गए थे, ये भी आपको पता चल गया। ठीक है, तो गद्यांश में ही सब कुछ मिलता है। तो अब आता है छठा प्रश्न। अब यहां पर आपसे एक टॉपिक पर्यायवाची से भी एक प्रश्न बनना तय है। पर्यायवाची में बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, झुंडों पर्यायवाची हैं। तो क्या हमें हजारों पर्यायवाची याद करें? नहीं, पर्यायवाची के लिए भी हमें कुछ चीजें चुननी होंगी। अब यहां पर आप देखेंगे पयोधि, सिंधु और वारिश किसके पर्यायवाची हैं? तो अब यहां पर पयोधि, तो पय मीन्स होता है पानी और अधि मीन्स होता है समुद्र। तो पय मीन्स पानी हो गया, समुद्र, और अधि माने होता है, मतलब अधि माने होता है राजा, कह सकते हैं। तो पानी का राजा कौन? समुद्र। सिंधु मीन्स तो समुद्र होता है, और वारिश मीन्स भी समुद्र होता है, क्योंकि वारी और धन ईश यहां पर दीर्घ संधि से क्या बना है? वारिस बन गया है। तो समुद्र इसका भी हुआ। तो समुद्र के पर्यायवाची है, यहां पर आप बी ऑप्शन लगा देंगे, समुद्र। अब आपको मैं एक पॉइंट बताता हूं, जितने भी नेचुरल पर्यायवाची हैं, सूर्य की ले लीजिए, पृथ्वी, चांद, ग्रह, नक्षत्र, आसमान, अंबर, बादल, जितने भी पर्यायवाची प्राकृतिक हैं, देवी देवताओं के जितने भी पर्यायवाची हैं, ये खासा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, हाँ, और कुछ चलते फिरते पर्यायवाची हैं जो हाई स्कूल तक चलते हैं, उनको ज्यादा ध्यान में रखना है। वही तत्सम तद्भव आपको ज्यादा ध्यान में रखने हैं। और अगर आपको ये सब पर्यायवाची, तत्सम तद्भव वगैरह पढ़ने हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस नाम के हमारे चैनल पर आप जा सकते हैं, जहां पर हाई स्कूल और 9 to 12 चीजें पड़ी हुई हैं, सब हिंदी की। तो आप वहां भी पढ़ सकते हैं। बाकी मैं यहां पर तो कवर कराने की कोशिश करूंगा 100.1%। ठीक है, तो यहां पर समुद्र आपका सही जवाब हो गया। तो यह समझ में आया कि पर्यायवाची कैसे पूछे जाएंगे। वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? ठीक है, वाक्य में जो काम करता, अब देखो वाक्य में, अब यहां खेत में काम करने वाला नहीं, वाक्य में जो काम करता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता, करण, कर्म, क्रिया क्या कहते हैं? तो वाक्य में जो काम करता है उसको कर्ता कहते हैं भाई, ए ऑप्शन। ठीक है, अब यहां पर कर्ता, क्रिया, कर्म आपको ये भी पढ़ने हैं। ठीक है, चलो ये समझ में आया। ठीक है, जो भी आपके कारक विभक्तियां हैं वो पढ़नी है, ये बात समझ में आई। वधूत्सवा, वधूत्सवा, अब आपको संधि विच्छेद पढ़ने हैं। कॉमन संधि विच्छेद, स्वर संधि, व्यंजन, विसर्ग संधियां पढ़नी है। और वधु उत्सवा का जो विच्छेद होगा वो आपका सी ऑप्शन होगा, क्योंकि बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ ही बनाते हैं, यानी दीर्घ संधि से। दीर्घ संधि का सूत्र अकह सवर्णे दीर्घा होता है। तो वधूत्सवा का संधि विच्छेद आपका सी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने 9वें नंबर पर, बाग बाग भोना। तो अब संधि विच्छेद भी तैयार करने हैं आपको, मुहावरे भी तैयार करने। वैसे सिलेबस तो आपको पता है, लेकिन आया क्या, कैसा, चीजें कैसी आई हैं? बहुत नॉर्मली भी आई हैं, बहुत कठिन भी आई हैं। देखा जाए तो अभी तो नॉर्मल पेपर हुए हैं, तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर हो सकता है थोड़ा सा अगर पेपर को कठिन बना दिया गया तो इससे थोड़ा कठिन पूछा जाएगा, लेकिन टॉपिक्स यही रहेंगे, टॉपिक बाहर नहीं जाएंगे। बाग बाग होना, आसमान, तो इसका सही अर्थ क्या होगा? मुहावरे का अर्थ आसान काम, हरियाली छाना, खुश होना, कार्य सिद्ध होना। जैसा कहते हैं ना, दिल गार्डन गार्डन हो गया, दिल बाग बाग हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर सी यहां पर भी सही है, दिल खुश हो गया। ठीक है, खुश होना।
अब यहां पर अब लोकोक्ति देखो, मुहावरा तो आया, फिर लोकोक्तियां मुहावरे दोनों चीजें पूछी जाएंगी। मुहावरे अलग चीज होते हैं, लोकोक्तियां जन प्रचलित वाक्य जो होते हैं वो लोकोक्तियां कहलाते हैं, जो आजकल मतलब जो लोगों के जबान पर होती हैं, बात बात में आपसे बोलते रहते हैं, वो लोकोक्तियां होती हैं। तो लोकोक्तियां मतलब कहावतें होती हैं, और मुहावरे क्या होते हैं, ठीक है। तो अब लोकोक्ति और उनके सही अर्थ का जोड़ा मिलान करना है। चित भी मेरी पट भी मेरी, इसका कैसे मिलाएंगे, दोनों ओर से लाभ, चाहना, अपराधी, भयभीत, अयोग्यता का दोष, भला करके भूल जाना। तो चित्त भी मेरी पट भी मेरी, यानी कि दोनों ओर से लाभ। चोर की दाढ़ी में तिनका, तो अपराधी भयभीत रहता है। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, अयोग्यता का दोष दूसरों को देना। नेकी कर दरिया में डाल, भला करके भूल जाना। अब यहां पर ABCD वाला सही है, 1 का A और 2 का B। तो 1 का A, 2 का B, 3 का C, यहां पर D ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, D सही हो गया। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है। महाओज और नौइक, पौअक, परोपकार। अब समझिए, महाओज का महाओजा हो जाएगा, महाओज वृद्धि संधि। नौइक का नाविक हो जाएगा, अयादि संधि, एचो अयवायावह सूत्र से। पौअक का पावक हो जाएगा, एचो अयवायावह सूत्र से, यहां पर भी अयादि संधि हो जाएगी। परोपकार का होता है पर धन उपकार, तो परोपकार बनता है। इसलिए ये जो डी ऑप्शन है आपका गलत है, परो उपकार नहीं, परधन उपकार हो जाएगा, तो परोपकार बनता है गुण संधि से। तो डी ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। तो संधि के 2 सवाल मिल गए हमें, लोकोक्ति मुहावरे मिल गए, पर्यायवाची मिल गई। फिर है वाक्यांश में अपादान कारक। तो कारक विभक्तियां हमने बताई। श्याम का घर पेड़ से गिर पड़ा, कुर्सी के नीचे आरी से काटो। यहां पर अपादान, तो ध्रुवम पाए अपादानम, अपादाने पंचमी। अपादान में पंचमी होती है, किसी चीज को अलग होने में पंचमी होती है। श्याम का घर, यहां पर तो पंचमी नहीं है। पेड़ से गिर पड़ा, तो पेड़ से जब कुछ गिरता है तो वो अलग होता है। ठीक है, तो यहां पर पेड़ से, पेड़ में कौन सी अपादान कारक है, अपादान कारक है, तो पंचमी विभक्ति है। तो बी ऑप्शन यहां पर भी सही आपका हो गया। 13वां प्रश्न चलते हैं। 13वां प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द क्या होगा। खाली स्थान के लिए, अभिषेक घर चला गया। अब बताइए, अभिषेक घर चला गया, तो जब अभिषेक घर चला गया, तो अब यहां पर किसके घर चला गया, अपने आप घर चला गया, इस दिन चला गया, उस दिन चला गया। तो इस घर चला गया, उस घर चला गया। अब अगर यहां पर देखेंगे तो सारे शब्दों को आप रख सकते हैं। किसके रखेंगे, तो यहां पर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, जो नहीं है, इसलिए किसके नहीं रख सकते। ठीक, सबसे अच्छा यहां पर उदाहरण होगा अपने आप वाला। अभिषेक अपने आप घर चला गया, इस घर चला गया, उस घर चला गया, ये नहीं होगा। कंप्लीट वाक्य तभी होगा जब आप लिखेंगे अभिषेक अपने आप अपने आप घर चला गया। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं, कर्ता, करण, कर्म या फिर अपादान। देखो, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका कर्म। कर्म पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यानी वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे मैंने श्याम को बुलाया, तो बुलाना है किसको, श्याम को, तो कर्म पर पड़ गया ना प्रभाव। ठीक, तो कर्म पर पड़ा प्रभाव। निम्न में से कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है। सूत्र का सूत हो जाता बिल्कुल सही, हस्त का हाथ हो जाता बिल्कुल सही, चक्र का गोला नहीं होगा, ग्राहक का गाहक हो जाता बिल्कुल सही, चक्र का चाक होगा, चक्र का चाक हो जाएगा। नहीं, कुम्हार का चक्र होता है, उसको उसीलिए तो चक्रवर्ती कहते हैं, है ना। तो चक्र का चाक हो जाता है। और एक बहुत अच्छा ट्रेंडिंग में चलता है गोधूम। गोधूम गेहूं को कहते हैं। और एक हल्दी का तत्सम हरिद्रा होता है। हल्दी का तत्सम हरिद्रा होता है, समझ गए। हल्दी का तत्सम हरिद्रा होता है, ध्यान रखना। गोधूम का गेहूं होता है
और ग्रंथि का तद्भव गांठ होता है, गांठ। ठीक है, गांठ जानते हो, ग्रंथि। ठीक, तो ये ध्यान रखना, ये खास इंपॉर्टेंट है। गोधूम और हल्दी, हरिद्रा और गेहूं आए हुए हैं। निंदा का विलोम शब्द क्या है? निंदा का स्तुति होगा, स्तुति यानी कि प्रशंसा करना। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहां पर सही होगा। विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है? विरोधी पक्ष का, तो इसको हम क्या कहेंगे? विपक्षी। विपक्षी नेता विरोधी पक्ष के नेता होते हैं, तो विपक्षी हो गए ना, विरोधी पक्ष के विपक्षी हो गए। ठीक है, और फिर है इनमें से जो पहले कभी न हुआ हो को व्यक्त करने वाला कौन सा है? अब यहां पर एक चीज ये भी हो गया, वहां विलोम आपने पढ़ लिए, विलोम भी आएंगे, तत्सम तद्भव भी आएंगे। ठीक है, कारक विभक्ति भी आएंगे, क्रिया कर्म कर्ता भी आपको समझना है, सेंटेंस वाला मामला क्रिया कर्म कर्ता पढ़ना है। और यहां पर फिर आता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। और मैं देख पा रहा हूं 9 to 12 सिलेबस से ये सारे लिए गए हैं। तो अब आप कहेंगे क्या सर हमें 9 to 12 पढ़ना चाहिए? मैं कहूंगा नहीं, लेकिन हां, व्याकरण आपको 9 to 12 की पढ़नी चाहिए, रचनाएं आपको 9 to 12 की पढ़नी है, जो मैं सारी की सारी यहीं पर कराने वाला हूं। मैंने बताया आपसे कि ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पर भी आप ये 9 to 12 सारी रचनाएं और तत्सम तद्भव और व्याकरण जो भी हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लोकोक्तियां, मुहावरे इत्यादि आप पा जाएंगे। लेकिन कभी कभी लोकोक्तियां मुहावरों में यह होता है कि रटे रटाए अर्थ नहीं आते हैं विकल्पों में, तो क्या होता है, आपने दिमाग से उत्तर देने होते हैं, लेकिन जब हम पढ़े होते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहां पर जो पहले कभी नहीं हुआ, तो आ माने नहीं, भूत माने हुआ, पूर्व माने पहले। कभी पहले जो नहीं हुआ उसे क्या कहेंगे? अभूतपूर्व। किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था? देखो, अब हमें साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ और व्यास सम्मान, जो भी हिंदी में सम्मान दिए जाते हैं, उन सबको पढ़ लेना है। और इसी ज्ञान सिंधु कंपटीशन क्लासेस नाम के चैनल पर आप जाएंगे तो टीजीटी पीजीटी की प्लेलिस्ट में आपको सारे पुरस्कार मिल जाएंगे, हिंदी के जितने भी हैं। ज्ञानपीठ हो, चाहे साहित्य अकादमी हो, चाहे सोवियत नेहरू पुरस्कार हो, ठीक है, ऐसे सारे के सारे पुरस्कार आपको, सरस्वती सम्मान हो, ये सब पुरस्कार हमने लिस्ट पढ़ाई है, लिस्ट भी बनी हुई है, तो वहां पढ़ सकते हैं। तो पुरस्कार पढ़ने बहुत आवश्यक है। किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था? 1955, 62, 65 या फिर सन 2000 में? कब साहित्य अकादमी नहीं दिया गया था? तो साहित्य अकादमी 1962 में नहीं दिया गया था। ठीक है, 62 में नहीं दिया गया था, बाकी 55 में भी, 65 में भी और 2000 में भी दिया गया था। चलिए, निम्न उपन्यासों में कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है? अब हमें इन प्रसिद्ध उपन्यासों की उपन्यास भी पढ़ने होंगे, यानी प्रसिद्ध कवियों लेखकों की हमें रचनाएं पढ़नी है जो प्रसिद्ध हैं। मृदुला गर्ग एक चर्चित और प्रसिद्ध उपन्यास लेखिका हैं, कहानी लेखिका हैं। मन्नू भंडारी भी हैं, ठीक है, और शिवानी जी भी हैं, ठीक, और सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा, ये जो चर्चित हैं, हम लोग जिनको पढ़ चुके हैं, आराम से इंटर तक जिनको पढ़ चुके हैं, जो चर्चित लेखक हैं, उन सबकी रचनाएं बहुत अच्छे से तैयार करनी है। और कुछ ऐसे लोग जिनको हमने 9 to 12 नहीं पढ़ा है, जैसे मृदुला गर्ग को हमने कहीं नहीं पढ़ा है 9 to 12, खासकर यूपी बोर्ड में, तो क्या होगा, हमें मृदुला गर्ग को अलग से पढ़ना है, मन्नू भंडारी को अलग से पढ़ना है। इस तरह बहुत सारी ऐसी हैं, प्रभा खेतान जी हैं, तो इन सबको, इन महिला उपन्यासकारों को और फिर जो नवीन उपन्यासकार जो नए नए हुए हैं, उन सभी के उपन्यास को पढ़ना है जो चर्चित हैं। जो दलित उपन्यास हैं, जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, ठीक है, ऐसे बहुत चर्चित लेखक हुए हैं जो दलित उपन्यासकार हैं, दलित साहित्यकार हैं, उनको, उनकी भी चर्चित चीजों को पढ़ना है। ऐसे ही धर्मवीर भारती को पढ़ लेना है। तो ये सारी जो हैं, मोहन राकेश, ये सारे जो हैं बहुत चर्चित चीजें हैं, चर्चित लोग हैं, तो इनको पढ़ना जरूरी है। मृदुला गर्ग चूंकि चर्चित हैं, उसके हिस्से की धूप रुकोगी नहीं, राधिका, चित्त कोबरा, मैं और मैं, इनमें से कौन सी मृदुला गर्ग की नहीं है? तो अगर आपने सारी पढ़ी होंगी तो पता चल जाएगा। रुकोगी नहीं राधिका, ये उषा प्रियंवदा की है। किसकी है? उषा प्रियंवदा की ये उपन्यास है, ठीक है।
उषा प्रियंवदा, हाँ, वापसी कहानी इनकी उषा प्रियंवदा जी की है। वापसी कहानी याद रखना। वापसी कहानी गजाधर बाबू की कहानी, गजाधर बाबू नाम के पात्र हैं एक, और उन्हीं पर आधारित है। बहुत अच्छी कहानी है, वापसी कभी पढ़ लेना समय मिले तो। रुकोगी नहीं राधिका उषा प्रियंवदा की है। बाकी जो कहानियां, बाकी जो उपन्यास हैं वो सारे के सारे आपके मृदुला गर्ग जी के हैं। ठीक है, फिर देखिएगा 21वां प्रश्न, निम्न में से सही वाक्य की, अब वाक्यों को भी पहचानना है हमें। वैसे सिलेबस तो आप पढ़ ही चुके होंगे सिलेबस, लेकिन हमें एक पेपर का इस प्रारूप देखना, क्या पेपर आना है वो समझ रहे हैं हम। तो वाक्य पहचानना, सही वाक्य, वो क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं। अब यहां पर क्वेश्चन मार्क तो नहीं है, तो यहां पर एक सही वाक्य की पहचान करना है। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं, वो कैसे जाने कि क्या मैं जी रहा हूं, वो क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं, वे क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा है। अब यहां पर एक सही वाक्य की पहचान करना है कि कौन सा वाक्य आपका सही है। वो क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं, ये आपका सही वाक्य हो जाएगा। ठीक है, और यहां कोई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा, यह भी ध्यान रखना। वो क्या जाने ये एक आदमी का अनुमान है, और ये क्वेश्चन प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है। वो क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं, ये सही है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अवधी बोली का अन्य नाम क्या है। हाँ, बोलियां, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये सारी जो हिंदी की आपकी 18 बोलियां, 5 उपभाषाएं हैं, इन सबको समझना है। कौन सी बोली कहां बोली जाती है ये समझ लेना है। तो जो अवधी बोली है इसको कोसली, बनाफरी, बैगानी, मधेसी क्या कहा जाता है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अवधी जो है इसको और क्या कहा जाता है, तो कोसली कहते हैं। कोसल प्रदेश की भाषा जो है अवधी, कोसल प्रदेश की भाषा है, कोसल राज्य की भाषा है, इसलिए अवधी को हम कोसली मानते हैं। और डॉक्टर बाबूराम सक्सेना एक ऐसे लेखक विचारक हुए हैं जिन्होंने माना है अवधी को कोसली। तो ए ऑप्शन आपका सही है। थोड़ा सा क्लिष्ट क्वेश्चन, लेकिन इन सब चीजों को पढ़ना है, हमें जानना है। पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान, अब ये करंट का क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है, तो पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान से नवाजा गया। विचार का अनंत, तीसरा रुख, संस्कृति, सर्वोच्च वर्चस्व और प्रतिरोध, अकथ कहानी, प्रेम की, कबीर की कविता और उसका और उनका समय। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तीसरा रुख के लिए उनके जो तीसरा रुख रचना है, बी ऑप्शन, इसके लिए इनको दिया गया था पुरस्कार, देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान, तीसरा रुख, पुरुषोत्तम अग्रवाल। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, उज्जवल, इकट्ठा, कमल या उपरोक्त। तत्सम पूछा गया है, तो यहां पर उज्जवल जो है ये क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है, उज्जवल का अगर हम विच्छेद करते हैं, ये भी समझ लो, उत्धन ज्वल हो जाता है, और उज्जवल का शुद्ध शब्द यही है, डबल आधा जा होता है, बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, और इसका जो तद्भव होता है वो उजला होता है। इकट्ठा का एकत्र हो जाता है, कमल का कमल हो जाता है, और उपरोक्त का उपरयुक्त हो जाता है। सही, ठीक है, उपरयुक्त का संधि विच्छेद ऊपरी धन उक्त हो जाता है, और ये ई उ मिलकर के यू बनाती है, यानी कि इको यड़च यड़ संधि यहां पर संपन्न होती है। समझ में आया। चलो, निम्न में से एक सही वाक्य की पहचान कीजिए। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊंगा, मैं रविवार दिन को तुम्हारे घर आऊंगा। तो रविवार दिन को हटा दो, रविवार के दिन हटा दो, मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊंगा हटा दो, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। वार मीन्स दिन होता है, तो दिन इसमें कहीं भी डबल लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और घर आऊंगा तो मतलब घर को आऊंगा, लोग समझ ही जाते हैं। समझ में आया। तो सही जवाब मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, ये सही वाक्य है।
भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें से ये भाषा शामिल नहीं है। यानी इनमें से कौन सी वो भाषा है जो शामिल नहीं है? मैथिली, मणिपुरी, बोडो, भोजपुरी। ठीक है, अब 22 भाषाओं में कौन सी वो भाषा है जो शामिल नहीं है 22 भाषाओं के अंदर, इन 4 भाषाओं में से? ठीक है, तो भोजपुरी जो है ये शामिल नहीं है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। बाकी मैथिली, मणिपुरी, बोडो ये तीनों शामिल हैं। ठीक है, चलिए 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? इतने प्रश्न पढ़ने के बाद हमें यह तो जरूर जानना है कि 2 प्रश्न आ गए हमारे हिंदी सम्मान के, साहित्य अकादमी से भी पूछा गया, देवी शंकर अवस्थी सम्मान किसको मिला यह भी पूछा गया, किस कृति पर मिला, व्यास सम्मान, यानी तीसरा यह प्रश्न हमें इसमें मिला जो सम्मान से मिला, यानी हमें अवार्ड्स जरूर याद करने हैं। सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? नासिरा शर्मा, लीलाधर जंगूड़ी, ममता कालिया, नरेंद्र कोहली को। तो हमें अब सन से सारे सनों के साथ सभी के सम्मान याद करने पड़ेंगे, ये भी आप जान लीजिएगा। नासिरा शर्मा को मिला था 19 में, और उनकी जो उनकी कागज की नाव कृति थी उसके लिए मिला था। किसके लिए मिला था? कागज की नाव के लिए मिला था नासिरा शर्मा को पुरस्कार। निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? विकार, दंड, कोकिला, नींद। तो नींद जो है ये क्या है? तद्भव है, क्योंकि सही क्या होता है? निद्रा। तत्सम क्या होता है? निद्रा। कोकिला का कोयल हो जाता है क्या? तद्भव। दंड का डंडा हो जाता है क्या? तद्भव। और विकार का बेकार हो जाता है, बेकार या बिगाड़, बिगाड़ भी कह सकते हैं, बिगाड़, तो क्या हो जाता है? ये बिगाड़ तद्भव हो जाता है। निम्न में से कौन सा असुर का पर्यायवाची नहीं है? और ये जो नहीं शब्द है ये हम इसको नाम देते हैं शत्रु शब्द। ये शत्रु शब्द अगर आ जाता है तो अधिकांश लोग क्या करते हैं? नहीं ना पढ़ करके केवल सही लगा देते हैं, तो इस शब्द पर विशेष गौर रखना। निश्चर, दनुज, राक्षस, महाकाय। अब यहां पर हो जाएगा निश्चर, दनुज और राक्षस, ये तीनों क्या असुर के पर्यायवाची हैं? हां, बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन जो महाकाय है ये किसी विशाल शरीर वाले के लिए हम प्रयुक्त करते हैं, इसलिए डी ऑप्शन यहां पर सही है। 30वां प्रश्न है कि कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द का सही जोड़ा नहीं है? राग, विराग, व्यष्टि, समष्टि, बच्चा, जवान, उत्तम, अधम। ठीक है, बच्चा, जवान ये कभी आपने पढ़ा क्या? बताइए, नहीं पढ़ा होगा। बच्चा का विलोम बूढ़ा हो जाता है, बच्चे बूढ़े। ठीक है, हां, तो बच्चा का विलोम बूढ़ा हो जाएगा, यहां पर बच्चा और जवान नहीं होगा। उत्तम का अधम होता है, व्यष्टि का समष्टि होता है। व्यष्टि मतलब एक व्यक्ति विशेष, समष्टि मतलब पूरे समाज को लेकर चलना। सुधी, मनीषी, बुध किसके पर्यायवाची हैं? सुधी जन, विद्वान जन, मनीषी जन, विद्वान जन, बुधजन, विद्वान जन, यानी कि पंडित। अब यहां पर विद्वान भी पंडित का नाम है, ए ऑप्शन। ठीक है, पंडित मीन्स भी विद्वान होता है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? पंडित के पर्यायवाची हैं सुधी, मनीषी, बुध। निम्न में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान मिला? भाई साहब, चौथा प्रश्न हमें सम्मानों पर मिला। प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान दिया गया गोपेश्वर सिंह को, वीर भारत तलवार को, कमल किशोर गोयनका को, या वीरेंद्र यादव को? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? डॉक्टर कमल किशोर गोयनका, और इन्हें मिला था 24वां व्यास सम्मान। 24वां व्यास सम्मान मिला था, इन्होंने प्रेमचंद की कहानियों को काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए इनको मिला था। ठीक है, कमल किशोर गोयनका को। अब आता है पर्यायवाची। मार्तंड, अर्क, अंशुमाली निम्न में से किसके पर्यायवाची हैं? तो चंद्रमा, सूर्य के। ठीक है, सूर्य के। रोशनी का तो प्रकाश, उजाला हो जाएगा। चंद्रमा का शशि, मयंक। ठीक है, शशि, मयंक, राकापति, राकेश, ये सब लिख सकते हैं।
और सूर्य का आपका मार्तंड, अर्क, अंशुमाली, भगवान मरीचिमाली, ये सब लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिएगा, निम्न में से वाक्य में आया खाली स्थान को भरना, तो पर्यायवाची से भी 2-3 क्वेश्चन हमें मिल गए। गिलास तोड़ा, तुमने तोड़ा, उसने तोड़ा, किसने तोड़ा। अब यहां पर आप कहेंगे सर यहां तुमने तोड़ा भी लिख सकते हैं, उसने तोड़ा भी लिख सकते हैं, किसने तोड़ा भी लिख सकते हैं, क्यों इसने तोड़ा भी तो लिख सकते हैं, नहीं। यहां पर हमें देखना है सी ऑप्शन, क्योंकि यहां लगा है क्वेश्चन मार्क। अब जब क्वेश्चन मार्क लगा है तो किसने तोड़ा, हम क्वेश्चन प्रश्नवाचक शब्द भी ढूंढेंगे ना इसके लिए, तो किसने तोड़ा। मैं भंगी हूं, आत्मकथा के लेखक कौन है। मैंने कहा ना, ट्रेंडिंग में जो आत्मकथाएं, ट्रेंडिंग में जो लेखक, ट्रेंडिंग में जो रचनाएं होती वो पूछी जाती हैं। मैं भंगी हूं आत्मकथा बड़ा चर्चित उपन्यास रहा, बड़ा चर्चित आत्मकथा साहित्य रहा। तो इसके लेखक कौन है, सूरजपाल चौहान, मोहनदास नैमिषारण्य, भगवान दास, ओम प्रकाश वाल्मीकि। और सूरजपाल चौहान, मोहनदास नैमिषारण्य, भगवान दास और ओम प्रकाश वाल्मीकि ये सब दलित लेखक हैं, इनकी रचनाएं हमें जरूर पढ़नी है। ठीक है, मैं सबको प्रस्तुत करूंगा आपके सामने, बस आप हमारे साथ बने रहें और प्रेम से सब्सक्राइब शेयर करते रहें भाई, ठीक है, क्योंकि लोग जब जुड़ेंगे ना तभी आनंद आता है हमको पढ़ाने में और आपको पढ़ने में। ठीक है, लेकिन टारगेट जो सेट किया है 100% 100 मार्क्स वाला, वो पूरा सेट कर रहा है, तो आपने सेट करके आना है, आपको पूरे करके आना है, क्योंकि आपको वर्दी लेके माननी है, बस इतना ध्यान रखो। तो मैं भंगी हूं, अब ये जो है आत्मकथा भगवान दास की है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल जो हैं आपके यूपीपी के एग्जामिनेशन में आने तय हैं, ऐसे ही सवाल आएंगे, ऐसे ही पैटर्न पर आएंगे, ऐसे ही सिलेबस पर आएंगे। तो आपको अभी से जुट जाना है, क्योंकि परीक्षा चाहे जब हो हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ता है और ऐसे पढ़ना चाहिए कि परीक्षा कल है, तभी हमारा एक अच्छा रिजल्ट आता है। तो अच्छे रिजल्ट के लिए फिर से एक बार शुभकामनाएं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।